7 अक्टूबर 2023 वो दिन जब हमास ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया। 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया, कईयों को अगवा कर लिया। उसके बाद इजराइल ने जो जवाब दिया, गाजा का एक बड़ा हिस्सा कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। लेकिन अब एक बार फिर हमास ने हमला किया इजराइल पर, और बड़ी खबर यह है कि रफा पर इजराइल ने सबसे बड़ा हमला अब कर दिया है। हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रफा में शरणार्थी कैंप पर भी स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने दावा किया इसमें हमास कमांडर की मौत हो गई है। एक बार फिर इजराइल ने वापस पलटवार किया है। हमास के दूसरे हमले के बाद इजराइल ने पलटवार किया, रफा में उस जगह हमला किया जहां पर इजराइल को पूरा यकीन था कि यहां पर हमास के आतंकवादी छिपे हुए हैं, और वहां पर हमास के कमांडर के मारे जाने का दावा इजराइल ने किया है। लेकिन एक बात तय है, इस बीच की जब हमास इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल पलटवार कर रहा है, जो असल असर है वो यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो गाजा और रफा में रहने वाले लोग हों या फिर इजराइल के शहरों में रहने वाले लोग हों। दोनों ही तरफ के हमलों में जान इन लोगों की जा रही है और हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। रफा में शरणार्थी कैंप में इनकी ओट लेकर हमास इजराइल पर हमले कर रहा है। पिछले कुछ हमले भी हमास ने जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जहां लोग रहते हैं, जहां मासूम लोग हैं, जहां निर्दोष लोग हैं, उनके बीच में से हमले करके इजराइल को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। और पलटवार में इजराइल ने भी जो हमला किया है उसमें 50 से ज़्यादा लोगों की शुरुआती मौत की खबर सामने आ रही है। रफा में शरणार्थी कैंप पर हमले में हमास के कमांडर के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान जुड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव जुड़ेंगे, यूके देवनाथ सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ सर, इजराइल के इस हमले को किस तरीके से देखते हैं? पूरा विश्व दो धड़ों में बटा हुआ है और सोच भी लोगों की बटी हुई है। आपका क्या कहना है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको आप बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या ये इजराइल की बर्बरता है, या इजराइल का पलटवार है, या यहाँ पर हमास की बर्बरता है और उसका जवाब इजराइल दे रहा है? देखिए, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट मैं ये बताऊंगा कि नेतान्याहू ने इस युद्ध के शुरुआती दिनों में ही बता दिया था कि उनका एकमात्र ध्येय है हमास की मिलिट्री ताकत को पूरी तरह से खत्म करना। इस ध्येय में वो अडिग रहे हैं। फौजी पार्लेंस में हम बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। किसी भी कमांडर को कभी भी युद्ध भूमि में अपने एम से विचलित नहीं होना चाहिए। जो ध्येय उसने सिलेक्ट किया है उसके साथ बरकरार रहना चाहिए। अब जहां तक हमास की बात है, हमास जो है वो दावा कर रहा है कि वो फिलिस्तीन के लोगों की तरफ से लड़ रहा है। लेकिन पूरा जो मसला है ये बदल गया था उसी दिन, जिस दिन पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल के 1200 सिविलियंस तथा फौजियों को कत्ले आम किया था। उसके बाद से ही इजराइल को मैं फौजी भाषा में बोल सकता हूं या लीगल भाषा में बोल सकता हूं, इजराइल को एक हक मिल गया था कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करे। हाँ, शायद ये कार्रवाई इजराइल 6-7 महीने से लगातार ले रहा है, जिसमें आज तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीन और हमास के जो आतंकी हैं उनकी मौत हो चुकी है। करीबन 75,000 लोगों को लिम्ब लॉस यानी हाथ या पैर गंवाने पड़े हैं, जिसमें से काफी बड़ी संख्या में औरतें, बच्चे, बूढ़े हैं। तो राजीव जी, मेरा ये कहना है कि हमास जो है अब वो प्राय खत्म हो चुका है। फौजी तौर पे अगर हम देखें, उत्तरी गाजा में हमास फौजी तौर पर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर बड़ा सवाल है यूके देवनाथ सर कि हमास अगर खत्म हो गया है तो ये हमास ने दूसरा हमला इजराइल पर आखिर कैसे कर दिया? हमास को सपोर्ट कहां से मिला, वो वेपन्स कहां से मिले? क्योंकि आप बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रफा एयर स्ट्राइक पर इजराइल की कड़ी आलोचना शुरू हो गई है। दुनिया के कई देशों ने नेतन्याहू को नसीहत भी दी है। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का मानना होगा। रफा पर हमला करना बहुत दुखद और भयानक है, लेकिन हमास के दूसरे हमले के बाद इजराइल का यह हमला सामने आया है। और जहां तक
और जहां तक इजराइल के हमले और पलटवार की बात है तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले हमले के बाद साफ कह दिया था वो हमास के खात्मे तक अब रुकने वाले नहीं हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले मैं अनुज माथुर साहब आपको लाना चाहूंगा चर्चा में। इजराइल ने जो हमला किया है, रफा के ऊपर हमला किया है, इसमें दूसरा हमला हमास की तरफ से जिम्मेदार माना जा रहा है। समझाइए हमारे दर्शकों को कि जो पूरा वर्ल्ड है वो दो खेमों में बट गया है। एक इजराइल को यहां पर कत्लेआम का गुनहगार मान रहा है और एक का कहना है कि हमास का हमला और हमास के हमले इसके जिम्मेदार हैं और हमास इस सब के पीछे है। आपका क्या टेक है वर्तमान हालात को देखते हुए? देखिए राजीव, मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि हमास गलती पर है, ये बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि हमास ने जो किया था वो ब्लेटेंट कोल्ड ब्लडेड एक्ट था। और अब जो हमास फिलिस्तीन में कैजुअलिटीज हो रहे हैं वो कैजुअलिटीज इसलिए हो रहे हैं कि वहां के लोग उसी हमास को शेल्टर दे रहे हैं, उस हमास को उन्होंने छुपाया हुआ है और उसकी वजह से ये कोलेटरल डैमेज। हालांकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं फिलिस्तीनी डेथ्स को, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो इजराइल जो है वो लड़ता चला जाएगा। अब आप देखिए कि जो फिलिस्तीनी नागरिक है उसके लिए भी हमास एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आपको अगर ये हमें लगता है या तो हमारे दर्शक समझ रहे हैं कि फिलिस्तीनी नागरिकों का हमास हितैषी है, मैं कह रहा हूं नहीं है, क्योंकि हमास का अलग उद्देश्य है और उसकी वजह से ही फिलिस्तीन में जो आज हरकत हो रही है वो लगातार हो रही है। और शायद यही वजह है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों का हमास से जो लगाव है, हमास के बारे में जो सोच विचार है वो बदल रहा है। और वही एक तरीका है इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने का कि वहां के लोग, फिलिस्तीन के इजराइल लोग गुनाहगार है या इजराइल अपनी डिफेंड करने के लिए पलटवार कर रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, डिफेंड की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए राजीव, इट इज नॉट डिफेंस। मैंने पहले ही कहा मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं जो इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल को जब हमास एक आतंकवादी संगठन है और उस हमास का अंत होना मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है, लेकिन आसान काम नहीं है अंत होना जब तक लीडरशिप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस गाजा में लोगों को खाने के लिए दो दाने ठीक से मयसर नहीं हो रहे, वहां पर हमास के पास हथियार आखिर कहां से आ रहे हैं और ये हथियार को लेकर हमास आखिर क्या हासिल करना चाहता है फिलिस्तीनियों के लिए, भी बड़ा सवाल है। संजीव जी मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर का रुख। इजराइल के खिलाफ फ्रांस में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पेरिस में इजरायली दूतावास के बाद जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए हैं। हम सभी गाजा के बच्चे हैं, गाजा मुक्त करो, प्रदर्शनकारियों का कहना है। रफा पर हमला बहुत बड़ा नरसंहार है, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। नेतन्याहू विस्थापितों के शिविर में आग लगाते हैं। नेतन्याहू ने मानवता की हत्या कर दी है। फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान इजराइल के दूतावास के सामने इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। संजीव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अभी जो हालात है 7 अक्टूबर 2023 के बाद एक बार फिर हमास ने हमला किया, एक बार फिर इजराइल ने पलटवार किया, फिर से लोगों की वहां मौत हुई है। हालांकि 8 या 9 के करीब इजराइल ने रॉकेट दागे हैं और रफा में दागे हैं जहां पर लोगों की भी मौत हुई है और ये कहा जा रहा है कि हमास का कमांडर भी यहां मारा गया है। आप एलेबोरेट करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आईसीसी का वो फैसला जिसमें आईसीसी ने कड़ी बात कही है इजराइल को लेकर, और दूसरा ये कि अगर गाजा में हमास की जगह फतेह होता तो हालात क्या दूसरे होते? ये राजीव जी आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आतंकवाद के ऊपर विजय अनिवार्य है, इजराइल के लिए भी अनिवार्य है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी अनिवार्य है। जिस तरीके से हमास ने अभी एक बार फिर से इतने महीने बाद एक रॉकेट हमला इजराइल के ऊपर किया, और जाहिर है कि उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमास के जो आतंकी इरादे हैं अभी भी कायम हैं, और यदि हमास पूरी तरीके से डेसिमेट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो वो फिर कोई 7 अक्टूबर जैसा आतंकी हमला फिर से अंजाम दे सकता है, और इसी वजह से हमास जैसे आतंकी संगठन का खात्मा बेहद आवश्यक है।
हमास का खात्मा इसलिए भी आवश्यक है कि यदि कभी इजराइल आने वाले भविष्य में सऊदी अरबिया, यूएई और जो अन्य जो अरब के राष्ट्र हैं उनसे अगर कोई पीस प्रोसेस में जाता है, कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए फिर से हमास कोई हमला कर सकता है और ऐसे हमलों को रोकने के लिए उसका खात्मा आवश्यक है। हमास का खात्मा इसलिए भी आवश्यक है ताकि हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठनों को भी एक सबक सिखाया जा सके कि यदि उन्होंने हमास जैसे 7 अक्टूबर जैसी कोई साजिश रचने की कोशिश की तो उनका भी अस्तित्व वैसे ही समाप्त किया जाएगा जैसे हमास का अस्तित्व समाप्त किया गया है। जो आपने दूसरा प्रश्न उठाया है कि यदि गाजा में हमास की जगह फतह होता तो स्थिति दूसरी होती, निसंदेह दूसरी होती। यदि आप वेस्ट बैंक में आप देखिए तो वेस्ट बैंक में एक जो है वहां पे एक बेहतर स्थिति है, शांति की स्थिति है और 2007 से जो हमास ने गाजा में आतंक का तंत्र जो है उसने विकसित किया है, जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी जो टनल्स का एक जंजाल उसका बिछा रखा है और 2007 से इन्होंने लगातार इजराइल को धोखा देने का भी कार्य किया। इजराइल ने बहुत कोशिश की कि हमास के साथ एक बेहतर समन्वय तालमेल स्थापित किया जाए। इजराइल जो है अनेक तरीके की फंडिंग वगैरह भी करता था ताकि गाजा के लोगों को मदद दी जा सके, लेकिन 7 अक्टूबर का जो कृत्य हमास ने किया वो एक बर्बर क्रूर आतंकी संगठन ही कर सकता है और उसने इजराइल को बहुत ही बड़ा बिट्रे किया, बहुत बड़ा धोखा दिया। एक ही दिन के अंदर 1200 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों की जिस बेरहमी से हत्या की है, जिसमें कि बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को टारगेट किया गया, उन्हें कत्ल किया गया, बहुत से लोगों को बंधक बना करके अभी भी हमास से रखा हुआ है और अभी फिर से जिस तरीके का हमला उसने किया है उससे उसके आतंकी इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसी वजह से मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है, मैं माथुर सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो है आतंक का जो तंत्र है हमास का वो समाप्त किया जाना चाहिए। इतना कहने के बाद राजीव जी एक बात मैं अवश्य कहूंगा, इजराइल को जो भी अपने ऑपरेशंस हैं हमास के खिलाफ उसको इस तरीके से अंजाम देना होगा कि कोलेटरल डैमेजेस ना हो, कम से कम हो, मिनिमाइज्ड हो। और इजराइल की जो लीडरशिप है वो डे वन से कहती रही है कि वो अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं और अर्बन वॉरफेयर करना वो जानते हैं और दूसरे देशों को वो अर्बन वॉरफेयर की ट्रेनिंग इत्यादि भी देते रहे हैं। तो ऐसे में जब इजराइल के ऊपर ही इतना बड़ा एक चैलेंज है और वैसे भी पहले आप देखिए तो 35,000 से भी, हालांकि इजराइल का कहना भी यही है कि कोलेटरल डैमेज को सबसे कम वो रख रहा है क्योंकि हमास के आतंकवादी हैं भी ऐसी जगहों पर जहां पर आम और निर्दोष जनता रह रही है, छुपने की कोशिश वही कर रहे हैं। याह्या सिनवार और यासिर अराफात, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और जैसा आपने कहा कि अगर यासिर अराफात का फतेह यहां पर होता तो चीजें तस्वीर दूसरी होती। वहीं बड़ी खबर यह कि रफा पर हमले को लेकर कनाडा ने कड़ा एतराज जताया है। फिलिस्तीनियों के शिविर पर हमले से भयभीत हैं। रफा से आ रही तस्वीरें भयावह और हृदय विदारक हैं। निर्दोष नागरिकों की हत्या अस्वीकार्य है, हमला विनाशकारी है, तत्काल युद्ध विराम की जरूरत। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने ये बयान दिया है। क्या तत्काल युद्ध विराम की जरूरत आपको भी महसूस होती है यूके देवनाथ सर? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमले उस तरीके से नहीं हो रहे थे जितना इस दूसरे हमले के बाद एक बार फिर इजराइल ने पलटवार किया है, या फिर ये कि इजराइल इंतजार नहीं करता है, वो पहले ही ऐसे हमलों के सोर्स पता करके वहां पर भीषण हमला करने में यकीन रखता है। और अगर यकीन रखता है तो वर्तमान परिस्थितियों में वर्ल्ड ऑर्डर जहां पर है ऐसे फैसले कितने सही ठहराए जा सकते हैं? यूके देवनाथ सर। जी हाँ, युद्ध विराम होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पश्चिमी देश अमेरिका बार बार यह कह चुके हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त है। इजराइल शर्त ये डालता है कि युद्ध विराम के पहले हमास जो है वो सारे जो बंधक हैं उनको छोड़े, और दूसरी बात शर्त ये मानता है इजराइल, जो कि ज्यादा मुश्किल है, कि पूरे गजा के ऊपर उसके पहले गजा के ऊपर इजराइल का टोटल मिलिट्री कंट्रोल या पुलिस कंट्रोल होना चाहिए। तो ये दोनों शर्तें हैं, ये आपस में विरोधाभास जताती हैं। जहां तक आईसीजे की बात है, उन्होंने जेनोसाइड के बारे में कुछ नहीं कहा इस बार जो वर्डिक्ट दिया है, लेकिन हाँ, उन्होंने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो इजराइल अपने को इस आईसीजे के वर्डिक्ट के बाद एक विनर मानता है। नेतन्याहू कहते हैं कि जिस तरह से पुतिन को आईसीजे ने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया, उस तरह से नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर किया। उसका मतलब है इजराइल के ऊपर जो वर्डिक्ट है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट नहीं है। लेकिन इसका युद्ध विराम होगा कैसे?
राजीव जी, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, मैं एयरफोर्स पॉइंट से बात करता हूं। अभी जो ये 8 रॉकेट हमास ने दागे, ये काफी दिनों के बाद दागे। ये अनगाइडेड रॉकेट हैं, होममेड रॉकेट हैं। इनमें छोटे छोटे वॉर हेड लगे होते हैं, 1 किलो 2 किलो के। ये जाके 10-20 किलोमीटर जाके तेल अवीव की तरफ फायर किए गए थे। कहीं पे भी फट जाते हैं, सड़कों में, खेतों में, गलियों में फट जाते हैं। इनसे कोई नुकसान नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा एक आध घर के शीशे टूट जाते हैं। अगर आप देखें तो हमास ने हजारों ऐसे रॉकेट फायर किए पिछले 6-7 महीने में, और इनसे किसी भी इजरायली सिटीजन की मौत नहीं है। ये अनगाइडेड छोटे छोटे, जैसे हम लोग दिवाली का बड़ा पटाखा घर में बना लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब इजराइल एयरफोर्स इसके जवाब में जो हमला करती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जवाब में इजराइल एयरफोर्स गिरा रही है लेजर गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब। लेकिन यूके देवनाथ सर, एक बड़ी बात तो ये भी है ना कि ये कौन तय करेगा कि ये सब महज दिवाली के पटाखों जैसे हैं? ये गंभीर बॉम्ब भी हो सकते हैं, गंभीर मिसाइलें भी हो सकती हैं। एक बार चलने के बाद अगर किसी घर पे गिरती हैं तो वहां के लोगों की मौत होना तो तय है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद नेतन्याहू के तेवर अब नरम भी पड़ गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने रफा हमले में गलती भी मानी है। हमले की इजराइल जांच कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के आगे सफेद झंडा मैं लहराने नहीं जा रहा, जब तक लड़ता रहूंगा, जब तक हमास को खत्म नहीं कर देता, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टेजेस अभी भी हमास की कैप्टिविटी में हैं, हमास के कब्जे में हैं। अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुज माथुर सर, कई चीजें हैं इस सारे एपिसोड में जो कुछ चल रहा है। एक तरफ इजराइल कह रहा है जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, दूसरी तरफ वो गलतियों की जांच की भी बात कह रहा है। ऐसे तो एक आध मिसाइल हमास चलाता रहेगा और उसके बाद इजराइल ऐसे हमले करता रहेगा। क्या अंत आप इसका देखते हैं? देखिए राजीव, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं दो बातें पहले बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये है कि हम कैजुअलिटीज की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों की। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सूडान में और यमन में पिछले कुछ वर्षों में सूडान और यमन में कई ज्यादा गुना कैजुअलिटीज हुई हैं, कई ज्यादा गुना वहां पर सिविलियंस, बच्चे, औरतें मारी गई हैं, और वहां की बात नहीं होती है। वजह सिर्फ यही है कि दोनों तरफ का जो दोनों साइड्स हैं वो कौन है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल हमास का है, हमास का एक मुझे लग रहा है कि जो नया उनका आइडियोलॉजी, जो उनको आइडिया है, वो ये है कि आप लगातार इजराइल को प्रोवोक करते रहो, और जब इजराइल आपके ऊपर हमला करे तो उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़े, और उस अंतरराष्ट्रीय दबाव के में आकर के इजराइल कोई ऐसा कदम उठाए। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, नेतन्याहू को अगर कोई भी जरा सा भी समझता है तो जब तक वो अपने हिसाब से हमास का अंत नहीं कर लेगा राजीव, तब तक ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। इसका एक ही खत्म होने का तरीका है, इजराइल का वहां पर पूरा कंट्रोल हो, इजराइल की मिलिट्री और इजराइल की पुलिस वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां की सिचुएशन को संभाले। हमास का किसी भी जगह कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, और पूरा का पूरा गाजा इजराइल के कब्जे में नहीं, इजराइल के कंट्रोल में रहे। तो वही एक सोल्यूशन मुझे जो है वो नजर आ रहा है। और आप देखेंगे कि लगातार, मैं एक बात और बताता हूं कि ये हमास को खत्म करने का अर्थ, परसेप्शन क्या होना चाहिए। हमास के इतने लोग हैं, सारे लोगों को कोई नहीं खत्म कर सकता। हमास को खत्म करने का अर्थ है उसकी लीडरशिप, उसका कमांड एंड कंट्रोल, उसका कम्युनिकेशन, उसका लॉजिस्टिक्स। तो उसमें 3 चीजें तो इन्होंने काफी हद तक खत्म कर दी हैं या कम कर दी हैं। लीडरशिप अभी ऐसी है जो कि उनके हाथ से निकली हुई है, और वो उसी लीडरशिप को वो ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कतार में मिले, चाहे ईरान में मिले, या तुर्की में मिले, या सीरिया में, और बाकी लोग जो कि ये सारी आग को हवा दे रहे हैं लगातार। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, फिलिस्तीन को लेकर सऊदी प्रिंस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलिस्तीन के बिना नहीं होगा इजराइल का अस्तित्व, 2 राष्ट्र सिद्धांत के तहत समाधान पर अब जोर दिया जाए। फिलिस्तीन के बिना इजराइल शांति के साथ नहीं रह सकता। 2 स्टेट थ्योरी सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि इजराइल के भी हित में है, ऐसा सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा है। और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि भारत भी इस पर बात करता रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं यहां पर। क्या 2 स्टेट थ्योरी एक बड़े हल की तरफ इशारा करती है,
क्योंकि जब इजराइल से बात की जाती है तो इजराइल टू स्टेट थ्योरी को नकारता नहीं है, वो कंट्रोल की ही बात करता है, लेकिन वो इसको नकारता नहीं है। हालांकि हमास के लिए वहां पर शांति का मतलब इजराइल के खात्मे से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये टू स्टेट थ्योरी पर काम हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितना आपको लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है बहुत जल्द? देखिए राजीव जी, इजराइल और पैलेस्टाइन की जो समस्या है, इसका जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ टू स्टेट सोल्यूशन ही है। और इसकी बात भारत भी करता है, हमारा राष्ट्र भी करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इजराइल का सबसे क्लोज एलाई है वो भी करता है। सारे यूरोपीय राष्ट्र, सभी जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं वो टू स्टेट सोल्यूशन की ही एडवोकेसी करते हैं और यही एकमात्र सोल्यूशन है। लेकिन ये जो टू स्टेट सोल्यूशन की जो वार्ता है ये हमास के साथ नहीं हो सकती। हमास जैसा आतंकी संगठन इस नेगोशिएशन में शामिल नहीं हो सकता, उसका खात्मा होना चाहिए। और टू स्टेट सोल्यूशन यदि कभी होगा तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और इजराइल को नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना होगा, इसके लिए सहमति बनानी होगी, डायलॉग करना होगा। और जब डायलॉग के माध्यम से ही, एक गहरी सहमति के माध्यम से ही ये समस्या का समाधान हो सकता है। राजीव जी, इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि विश्व में के इतिहास में ये देखा गया है कि जो इथनिक और आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही ज्यादा दुरूह होता है, बहुत कठिन होता है। क्योंकि जो आइडेंटिटी बेस्ड, चाहे रिलीजियस आइडेंटिटीज हो चाहे इथनिक आइडेंटिटीज हो, सभी के बीच में एक सहमति को बनाना और एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। टू स्टेट सोल्यूशन के जो प्रयास हैं वो बहुत पहले से किए जाते रहे हैं। ओस्लो एकॉर्ड इस संदर्भ में एक प्रयास किया गया था, उसके अलावा भी अनेक तरीके की बातचीत और नेगोशिएशन चलते रहे हैं। लेकिन अभी भी इजराइल हो चाहे पैलेस्टीन हो, उसके अपने रिजर्वेशंस हैं। इजराइल भी इस बातचीत के लिए अभी भी तैयार नहीं होता है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के भी अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, उनकी भी इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो भी नहीं तैयार होते हैं। लेकिन यदि इसका कभी कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो एक डायलॉग और नेगोशिएशंस के माध्यम से ही होगा, और टू स्टेट सोल्यूशन ही, जिसमें कि इजराइल और पैलेस्टाइन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में साइड बाय साइड रहें और हार्मोनियस तरीके से रहें, एक सहमति के साथ रहें और एक दूसरे की का सम्मान की भावना के साथ रहें। लेकिन ये जो एक सोल्यूशन है, इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि प्रयास तो बहुत किए गए, लेकिन इस तरीके के रेजोल्यूशंस का आइडेंटिटी बेस्ड जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके रेजोल्यूशन, दोनों चीजें हैं सर यहाँ पर। इजराइल क्या हमास के साथ नेगोशिएट करेगा, और दूसरा हमास क्या इजराइल को मानते हुए सारी बात करेगा? दोनों ही चीजें 36 के आंकड़े जैसी हैं। लेकिन बड़ी खबर ये कि इजराइल पर हमास का बहुत बड़ा हमला, रॉकेट की बौछार से इजराइल की राजधानी थर्रा गई। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। मध्य इजराइल पर रॉकेट हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल पर हमास का बहुत बड़ा हमला, रॉकेट से हमला, रॉकेट की बौछारें इजराइल की राजधानी के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर सायरन लगातार। मध्य इजराइल में रॉकेट हमले का अलर्ट जारी किया गया है। उधर आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान पर ड्रोन से हमला सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। लेबनान पर ड्रोन हमले की आईडीएफ ने पुष्टि की है। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार टू फ्रंट खोल रहा था हमास के साथ, और हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर अधिकतर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है। लिहाजा ड्रोन के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से इजराइल ने हमला कर दिया है। दोनों फ्रंट पर इजराइल इन आतंकी संगठनों को तबाह करने पर काम कर रहा है, क्योंकि जब तक इनका वजूद है तब तक ये इजराइल में रॉकेट की बौछार करते रहेंगे, निर्दोष नागरिकों की जान लेते रहेंगे। लिहाजा आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात लोकसभा चुनाव की, जिसके फाइनल नतीजों से